आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। कैसा रहेगा नए कृषि कानूनों का असर भारत में और नए कृषि कानूनों का पूरे भारत की जनता के साथ किसानों पर क्या होगा असर? चर्चा में आए हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के अधिवक्ता श्रीराम धाकड़। केंद्र सरकार के नए तीनों कृषि कानूनों का बड़ा खुलासा आरसी गोड़ की चर्चा में। इन तीनों कृषि कानूनों से किसान और जनता को क्या होगा लाभ और क्या होगी हानि? देखिए इन कानूनों की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आरसी गौड़। न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज अन्नदाता की आवाज़ को लेकर जो केंद्र सरकार के 3 विधेयक हैं, तीनों विधेयकों पर हमारे साथ चर्चा में आए हुए हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीराम धाकड़। श्रीराम धाकड़ जी से तीनों विधेयकों को लेकर चर्चा करते हैं और चर्चा में देखते हैं कि तीनों विधेयकों के भारत के संपूर्ण दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, क्या संकट आने वाला है या क्या सहूलियत होगी, क्या मजबूती आएगी। इस तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे अधिवक्ता श्रीराम धाकड़ से। वकील साहब, ये जो विधेयक हैं, तीनों विधेयकों के क्या नाम है और किस प्रकार से पब्लिक को बेनिफिट है, तीनों विधेयकों के किस प्रकार से पब्लिक को नुकसान है, ये तीनों विधेयकों पर चर्चा के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार गौड़ साहब। जो ये 3 कृषि बिल आए हैं इनके विषय में बता देता हूँ कि ये सबसे पहले अध्यादेश के जरिए 5 जून को सरकार ने इनको लागू किया था या लेकर आई थी। ये है नंबर 1 कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। नंबर 2 है कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। और नंबर 3 है, ये कोई नया विधेयक नहीं है, ये पहले से ही अधिनियम बना हुआ है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जिसमें कुछ संशोधन करके अमेंडमेंट एक्ट 2020 लेकर आए हैं। पहला जो विधेयक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण विधेयक 2020, ये जो लागू हुआ है, इसका किसानों को और किसानों के साथ आम जनता को क्या लाभ है और क्या नुकसान है? अगर इसके विषय में अपन चर्चा करते हैं तो ये जो विधेयक है ये किसान वर्ग को जो राज्य सरकार की जो मंडियां है उससे बाहर व्यापार करने के लिए स्वतंत्र करती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास आयकर अधिनियम के हिसाब से पैन कार्ड है या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, उसके हिसाब से कोई भी व्यापारी इसमें व्यापार व्यवहार कर सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है इसके विषय में है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कृषि बिल है, कृषि बिल के अंदर मोदी सरकार की एक तरह से ऐसी नीति है कि एक बिल एक बाजार, मतलब कोई भी कृषि व्यापारी कहीं पर भी देश में अपने माल को खरीद सकता है और बेच सकता है। पहले जो व्यवस्था होती थी वो ऐसी व्यवस्था होती थी कि जो एपीएमसी जो मंडियां हैं उसमें ही किसान अपने माल को ले जाकर बेच सकता था, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस अधिनियम में ऐसा परिवर्तन लाया गया है या कुछ किसानों की जो परेशानियां थी उनको लेकर आए हैं, जिसके अंदर किसान एपीएमसी जो मंडी है उसके बाहर भी, जो मैं बता रहा था आयकर अधिनियम में जिनके पास पैन कार्ड की व्यवस्था है वो लोग इनका माल खरीद सकते हैं। जैसा मोदी सरकार ने पहले एक देश एक टैक्स किया था, वैसे ही इस बार ऐसा लगता है कि किसानों के लिए एक बाजार
उपलब्ध कराया, एक देश एक बाजार की व्यवस्था की गई है। तो सरकार की मंडी अलग रहेगी और निजीकरण वाली मंडी अलग रहेगी। ये बेसिकली क्या है कि निजीकरण वाली मंडी नहीं है, कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो जो किसान के घर से खरीद सकता है, बिल्कुल, जिसके वो पास पैन कार्ड है वो खरीद सकता है। हाँ। और मंडी जो है वो अलग व्यवस्था है। वो जो मंडियां हैं हाँ। ये राज्य सरकार की व्यवस्थाएं हैं, हाँ। न कि केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं। हाँ। राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस बिल का। ये अलग से एक व्यवस्था है। राज्य सरकार के हिसाब से अपन बात करें, पंजाब में अलग प्रकार के टैक्स लगते हैं मंडी के ऊपर। केरला में अपन बात करते हैं कोई मंडियां नहीं है, अभी भी कुछ व्यवस्थाएं आई थी। राजस्थान के पास भी अलग से मंडियां हैं। तो ये मंडी अलग चीज है। मंडी के बाहर भी किसान अपना माल जहां पर उचित दाम मिले वहां पर बेच सकता है। देखिए वकील साहब, ये जो विधेयक है ये अपने हाथ में है। इस विधेयक में ऐसा नहीं है, इस विधेयक में ऐसा नहीं है कि हमारे कानून को राज्य माने तो माने और नहीं माने तो नहीं माने, ऐसा नहीं है। इसके अंत में सारी चीज केंद्र सरकार के हाथ से चल रही है, केंद्र सरकार के ही अनुसार होगी। राज्य इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकता। ये जो विधेयक है, जो विधेयक की कॉपी है, ये विधेयक स्पष्ट कर रहा है इस चीज को। आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आपने शायद इसके अंदर पढ़ा होगा या एक व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्थाएं हैं कि जो राज्य सरकार की जो मंडियां हैं या राज्य सरकार की जो पुरानी मंडियां हैं वो नहीं रहेगी, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। आप ये देखेंगे ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। व्यवस्था एक सब्जेक्ट अलग है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने जो विधेयक पारित किया है, अभी भारत के कई राज्यों ने इस विधेयक के खिलाफ, भारत के कई राज्यों ने इस विधेयक के खिलाफ विधानसभाओं में एक विधेयक और पारित किया है जिसमें एमएसपी को अनिवार्य किया। उसमें एक राजस्थान भी शामिल है। लेकिन क्या इसको हम मान ले, या राजस्थान की पब्लिक जो 7 करोड़ की लगभग है, क्या इसको ये स्वीकार कर ले कि राजस्थान के विधानसभा में पारित हुआ विधेयक ही मान्य होगा न कि केंद्र सरकार का विधेयक? गौर साहब, अगर अभी अपन चर्चा करेंगे, बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि अपनी जो 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार को नियम बनाने की छूट होती है और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें केवल राज्य सरकार ही नियम बना सकती है। लेकिन जो ये तीसरी प्रकार की समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके अंदर केंद्र सरकार भी नियम बनाएगी और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। पर राज्य सरकार के नियम कब लागू होंगे? केंद्र सरकार की अनुमति से। अगर वो केंद्र का विषय है तो ठीक है। इस जो ये बिल है, इस बिल के अंदर पुराने जो अधिनियम है, जो मंडी व्यवस्था है, उसको खत्म नहीं की गई है। अभी मैं कुछ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में संसद में सुन रहा था। वो खुद बोल रहे थे कि जो एमएसपी है वो एमएसपी है, था और रहेगा। तो इसका मतलब जो व्यवस्था है वो खत्म नहीं हुई है। नहीं, बोलना और लिखना 100 कहा 1 लिखा, बोलना और लिखना अलग अलग बात है। यदि इसी चीज को जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इसी चीज को लिखित में ही पारित कर दे तो क्या आपत्ति है? बोलना और लिखित में तो दोनों में अंतर है। देखिए, एक कानून का, संसद का एक प्रोसेस होता है। अमेंडमेंट जो होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है। और जो बिल पास हो गया, बिल पास होने से पहले तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि इस चीज का विरोध हो गया क्या होगा। अब जब नई व्यवस्था आई है तो नई व्यवस्था के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। और जो अपना जो संशोधन है देश में, आप देखेंगे जो संविधान बना है उसमें भी इतने संशोधन हो चुके हैं। समय और परिस्थितियों के हिसाब से संशोधन होते रहेंगे। नहीं, लेकिन अब लगभग 70 दिन से जो किसान या जिनको कथित आंदोलन जीवी जो मान रहे हैं, या उनको फर्जी किसान मान रहे हैं, या उनको किसी पार्टी का ठप्पा लगाने वाले किसान जो मान रहे हैं, वो 70 दिन से बैठे लोकसभा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने अभिभाषण पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है, उनको आंदोलन जीवी वगैरह इस तरह से भी कहा। तो क्यों नहीं उसको बोल रहे, उसको लिखित में ला के पेश कर दें, क्या दिक्कत है? केवल बोलने में, बोलना ही क्यों है?
लिखित में जिस तरह से ये विधेयक आया है इसी तरह से लिखित में विधेयक आ जाना चाहिए। अगर आप जैसा बोल रहे हैं वैसा अगर चले, अगर आप जो बोल रहे हैं उस पर अगर मैं बात करूं तो जो आंदोलन कर रहे हैं किसान कर्मी, वो लिखित में देना चिट्ठी कि हम ये चीज संशोधन करवाना चाहते हैं, वो ये इस चीज पे क्यों अड़े हैं कि हम तीनों बिल ही खत्म करवाना चाहते हैं। मेरे को एक चीज का ये बताइए आप। देखिए, संशोधन करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, पहले से बोल रही है, लोकसभा में भी बोला है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में बोला है, लेकिन संशोधन किसको करें, ये लिखित में कौन देगा? जिनको विरोध है वो नहीं। एक चीज विरोध वाली बात है। यदि आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के संशोधन को लेकर आते हैं और संशोधन को लेकर आते हैं तो इसमें यह गेहूं, चावल, अन्य मोटा अनाज, दालें, खाद्य, तिलहन, तेल, साग भाजी, फल, सेवा, मसाले, गन्ना और मुकुट, सुअर, बकरी, मत्स्य और डेयरी उत्पाद सहित ऐसे खाद्य पदार्थ जो नैसर्गिक या प्रसंगकृत रूप से मानव भोग के लिए आंशिक है, इनको उसमें से अलग कर दिया है। जो भंडारण की चीज है, अब जो मुनाफा खो रहे हैं, यदि भंडारण करेंगे तो इसका जो दाम है आम पब्लिक जो खरीदेगी, आज भी यदि कोई बढ़िया मॉल से जिस जूते को, पैंट शर्ट को यदि धड़ी ठेले से खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, लेकिन उसी चीज़ को यदि हाई फाई जगह से खरीदते हैं तो उसकी कीमत में परिवर्तन हो जाता है। तो इनके भंडारण की आवश्यकता इतनी क्यों है? इनका क्षमता से अधिक यदि भंडारण करता है, क्षमता से अधिक, जितनी क्षमता है आपको उतनी करिए, और इतनी क्षमता होनी चाहिए जिससे उसके भाव मोल ज़्यादा नहीं बढ़े, आम जनता के लिए ज़्यादा नहीं बढ़े और सरलता से उनको उपलब्ध हो जाए, सामान्य कीमत में उपलब्ध हो जाए। तो इसमें ये जो भंडारण की जो इतनी बड़ी छूट दी है, तो क्या इस पे भाव भाई कितना भी कोई भंडारण करे, लेकिन आलू 20 रुपये से अधिक किलो में नहीं बेचेगा। यदि किसान से इतने भाव में ले रहा है तो इतने भाव में 30 रुपये किलो में ले रहा है तो 50 रुपये से किलो अधिक नहीं बेचेगा। तो इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं भंडारण की। लेकिन यदि भाव भंडारण के बाद में निर्धारित होते हैं और पहले निर्धारित होते हैं तो इससे तो जो आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो सकती है। देखिए, अभी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है उसमें जो अभी संशोधन करके आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 किया गया है, इसमें पूरे उसमें बदलाव नहीं किया गया। कुछ जो दलहन और तिलहन प्लस जैसे आप बता रहे हैं कुछ अनाज, आलू, प्याज और कुछ सब्जियों में इसको उस लेवल से बाहर निकाल दिया गया है। 16 वस्तु तो पहले थी और उसमें से भी दलहन तिलहन को ये बाहर निकाल दिया गया। तो यही तो मेन चीज है। इसका एक भाव बता देता हूँ मैं भाव बता देता हूँ। ये जब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आया उस टाइम पर भारत के अंदर जो किसान वर्ग था या पर भारत की जो इन चीजों का इतना उत्पादन नहीं होता था और इन चीजों को क्या है कालाबाजारी करके और भंडारण कर लिया जाता था, इसलिए इस अधिनियम को उस टाइम पे लाना पड़ा। चूंकि अब परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, हरित क्रांति ये आई है, किसान ने बहुत बढ़ चढ़ कर इन चीजों पे काम किया है। आज की तारीख में जो दलहन तिलहन ये जो जिन चीजों को छूट दी गई है सरकार के हिसाब से कि इन चीजों की अभी बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा भंडारण है इनका ऑलरेडी, और कोई भी व्यक्ति इन चीजों का भंडारण ज्यादा नहीं कर पाएगा, और करेगा तब भी मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है, इसलिए कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी। और ये ऐसी चीजें हैं जो हर साल पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति अभी आवश्यकता से ज्यादा ऑलरेडी पैदा हो रही है, अभी कोई व्यक्ति स्टॉक कर लेगा इस साल का, अगले साल वापस आनी है, तो दलहन तिलहन की ये वस्तुएं और आवश्यकता से ज्यादा उत्पादित की जा रही है अपने किसान भाइयों द्वारा, इसीलिए इसी चीज को देख के इसको बाहर निकाला है। और बाकी इसमें जो कुछ व्यवस्थाएं हैं जैसे कुछ सब्जियां हैं या आलू हैं, प्याज है, अगर मेरा पर्सनली मत लो आप, तो उसके हिसाब से इनको नहीं करना चाहिए था। बाकी जो चीजें आवश्यकता से ज्यादा उत्पन्न हो रही है अपने पास, तो अगर उनको खुले मार्केट में बेचा जाए, इससे क्या आम जो नागरिक हैं, आप और मेरे साथी जो हैं, उनको कम रेट में उपलब्ध होगी।
इसलिए ये देखिए, चीजें हैं। आप जिस बाकी वो जो दो चीजें हैं, सब्जियां या प्याज आलू, इनमें मैं मानता हूँ ये नहीं करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। हाँ, आप जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हो उन परिस्थितियों में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 70 करोड़ थी। आप जो 60 और 70 के दशक की जो बात कर रहे हैं, उस समय लगभग 70-75 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। अब 1 अरब से पार कर गई। पहले जो 4 रुपये किलो आलू हुआ करता था, आज वही आलू 40 रुपये किलो हो रहा है। तो उसका कारण एक जनसंख्या वृद्धि भी है। तो यदि भंडारण होगा तो दाम तो बढ़ेंगे, मुनाफाखोरी बढ़ेगी, संकट सब इस पर आएगा, समाज पर, मानव समाज पर आएगा। दूसरा विषय यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी है, कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए जो करेंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में यदि कोई विवाद आता है तो उस विवाद का क्या तो समाधान, कौन सी अदालत समाधान करेगी, क्या पनिशमेंट होगा, ये इसमें कहाँ है? आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है जी, अगर आपके पास हो तो उसमें देखिए, उसमें है, व्यवस्था है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट प्रभावित होता है तो जो रेवेन्यू कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट है, उसके अंदर इस चीज़ का मुकदमा चलेगा और उस मुकदमे की भी टाइम लिमिट तय की गई है। अभी मैं बता दूं, अपने देश में ही पंजाब राज्य है जिसमें कि ये व्यवस्था है कि वो सिविल न्यायालय में चलेगा और या नॉर्मल न्यायालय में चलेगा, और वहां पर यदि सजा होगी वो किसान को भी हो सकती है और उसको भी हो सकती है। देखिए आप मेरी बात सुनिए जी, ये चीज है। अभी अपन बात करें, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि जो किसानों को टोटली प्रोटेक्ट करता है, जैसा मैंने पढ़ा, जैसा मैंने एक्ट को समझा, उसके हिसाब से किसान को टोटली वो करता है। एक्ट मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, उदाहरण मत दीजिए, उदाहरण दे देता हूँ मैं एक, कि किसान अभी एक फसल बोने के पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर वो फसल खराब हो जाती है बरसात की वजह से, बहुत सारी चीजें किसानों को बहुत नुकसानियां होती है, तो वो फिर किसान की खराब नहीं होगी, वो उसका जो लाभ मिलेगा वो किसको मिलेगा, उसको। और कॉन्ट्रैक्ट 20 साल का करना है, 15 साल का करना है, 5 साल का करना है, 2 साल का करना है या 1 महीने का करना है, ये किसान के ऊपर निर्भर करता है। और जो अदालत है वो अदालत, रेवेन्यू कोर्ट को इसका राइट दिया गया है, सजा के रूप में पेनल्टी के लिए शासित किया गया। और पेनल्टी के अंदर, मेरी बात, पेनल्टी के अंदर भी अगर गलती किसान की होती है तो उसके ऊपर पेनल्टी का अधिकार नहीं है। आप ये देखिए, पेनल्टी कितनी, 5,000, 10,000, 5,000 से 5 लाख, 10,000 से 10 लाख। पेनल्टी का जो स्वयं प्रेरणा से जो उपखंड अधिकारी होगा, हाँ, 5 जो मिनिमम पेनल्टी है, वो विवेकाधिकार है जज का, उसको जो लगेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि जज का विवेकाधिकार है। ये ना यहाँ से 5,000 रुपए से ये, हाँ बिल्कुल है, मैं बोल रहा हूँ ना, 5,000 से स्व विवेकाधिकार, 5,000 से और 5 लाख, 5,000 से 5 बिल्कुल लाख, बिल्कुल। और एसडीएम जो करेगा जो 5,000 से 5 लाख। लेकिन किसान इस देश की नींव है और ये एक्ट संपूर्ण भारत के किसानों को मजबूती के लिए आया है। तो 5,000 से 5 लाख रुपए तक की जो सजा के प्रावधान हैं, इसके बजाय या ये कहें कि पेनल्टी के बजाय यदि 10 साल की सजा होती, 20 साल की सजा होती, 15 साल की सजा होती, तब जाके किसान मजबूत होता या किसान फर्जीवाड़ा करता तो कंपनी मजबूत होती। दूसरी चीज कि इसको हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, केवल कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं। सेक्रेटरी लेवल का आदमी इसको 90 दिन बाद में सुनेगा। ऐसा नहीं है, नहीं, ये लिखे बात कहाँ है, कहाँ है आप बता दीजिए। हाँ, ये जो है, ये सारी चीजें आपको मैं एक चैनल बता देता हूँ। चैनल कोई भी मामला एसडीएम के पास जाता है तो वो एडीएम, कलेक्टर और उसके बाद में रेवेन्यू अधिकारी और हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। नहीं, आप यहाँ जो है ना, ये जिसके पास अपील जाएगी, ये सारे के सारे चिन्हित है।
वो वसूली के लिए है। इसमें जो है ना कि वसूली कौन करवाएगा, क्या करवाएगा? ये विवाद के लिए है, वसूली एक अलग चीज है। विवाद होगा तो विवाद का निस्तारण होगा, तो निस्तारण या एसडीएम करवाएगा, उपखंड अधिकारी करवाएगा, समझ रहे हो। लेकिन यदि फर्जीवाड़ा होता है तो 400 फर्जीवाड़ा किसमें? एग्रीमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा आदमी, हाँ, साइन करेगा किसान, कब करेगा? जब समझौता होगा। समझौते को देख के साइन किए जाते हैं, पूरी शर्तों को देख के साइन किए जाते हैं ना। शर्तें तो पूरी देख के की जाती है, लेकिन क्या इस एक्ट से पहले, इस एक्ट के अलावा अन्य जितने भी चीज हैं, क्या 420 प्लॉटों में हो रहा है, खेती में हो रहा है? आज भी जो एक एक प्लॉट को 4-4 जगह बेच देते हैं। ये प्लॉट बेचने की बात नहीं है, केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर मेरी बात सुनिए, ये है कि कोई किसान पे आपने एक फसल का आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हो, कि जमीन को कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हो आप। यहाँ पर जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की बात नहीं है। मैंने एक किसान हूँ और आप एक व्यापारी हो, आप मेरे से आके ये कहते हो कि जी 1 साल तक इस किसान में आप ये कपास बो या गेहूं बो या सरसों बो, जो भी आप बोओगे इसमें बोना है, मेहनत आप करोगे, सब कुछ करोगे, मैं आपको इतने लाख दूंगा आपके इसका साल भर का। बिल्कुल। अब इसके बाद में यदि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, केसेस में मतलब ज्यादातर नंबर ऑफ ईयर देखा जाएगा तो लास्ट टाइम पे किसान पे कोई आप सुनते होंगे आपदा आती है, गड्ढे पड़ जाते हैं, बरसात हो जाती है, इसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। अभी ये बिल आने की वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो जो भी नुकसान आया वो किसका हुआ? व्यापारी का। यही बात है, यही समझने की बात नहीं। बात मेरी बात तो सुनो, अब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको मालिक, मेरी बात तो सुनो। इसमें बताओ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, जो लिखा हुआ इसमें बताना चाह रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात सुनिए तभी बताऊंगा, या ऐसे बताऊंगा मैं? बताइए आप। तो मेरी बात सुनिए, ये होगा। अब विवाद कहीं करा, यही कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का और नहीं करने का, यही विवाद रहा। विवाद किस चीज का जाएगा कोर्ट में, एसडीएम के सामने? कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नहीं करने का विवाद नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना नहीं करना तो वो स्वयं कर लेंगे। बात उसकी होगी कि यदि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, 20 रुपए किलो आलू की, और बाद में उसने कह दिया ये केवल अपनी कोरी कल्पनाएं हैं, 5 साल के लिए किया। एक मिनट, यदि उसने ये कह दिया कि आपके 2.5 बीघे की जो फसल है ये तो 20 रुपए किलो लेंगे, और ये 2.5 बीघे की जो फसल ये कमजोर है इसलिए इसको 10 रुपए किलो खरीदेंगे, तो जो विवाद होते हैं, विवादों का जो जन्म होता है वो इस तरह से होता है। यही चीज खत्म करने के लिए तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अनुसार पहले फसल बोने से पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो आप चीजें ला रहे हो ना, ये विवाद ना हो, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब एसडीएम के पास विषय क्या है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके हिसाब से व्यापारी चला कि नहीं चला, ये चीज देखनी है। कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया 20 रुपए किलो के हिसाब से किया था, 10 रुपए किलो देना चाह रहा है, इसके हिसाब से व्यापारी चल रहा है कि नहीं चल रहा, यही चीज देखनी है एसडीएम को। और जो पेनल्टी का प्रावधान है किसान पे नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूं, आप अच्छी तरह पढ़ के बता दीजिए यहाँ पर नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप जो बात कर रहे हो सिविल कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? सिविल कोर्ट देखो, ये हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? देखिए आपको मैं बता देता हूँ भाई, वो सरकार के अधिकारी हैं और कोर्ट स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो न्याय के लिए स्वतंत्र एजेंसी के पास, स्वतंत्र जगह पे जाना चाहिए। आप अधीनस्थ कर्मचारी के पास जा रहे हो, अधीनस्थ अधिकारी के पास जा रहे हो। देखो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप आज से पहले जो व्यवस्थाएं दे रखी है अपनी, कैसे जो सिविल कोर्ट में कौन सी मुकदमे जाने चाहिए और रेवेन्यू कोर्ट में कौन सी मुकदमे जाने चाहिए, तो जो कृषि या एग्रीकल्चर लैंड है इससे संबंधित आज तक जो भी मामले जा रहे हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में ही जाते हैं। और रेवेन्यू कोर्ट में कौन देखता है उनको? एसडीएम। एसडीएम के ऊपर कौन है? एडीएम या जिला कलेक्टर। उसके ऊपर कौन है? रेवेन्यू बोर्ड। और रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर कौन है? हाई कोर्ट। ये जमीन से संबंधित मामले, मेरी बात सुनिए, जमीन से संबंधित मामलों की बता रहा हूं मैं, ये एक चैनल है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो केवल 1 साल की फसल की, हाँ, इसमें सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने नोटिफाई किया है कि राजस्व न्यायालय में ही होगा। देखिए एक मिनट वकील साहब, इस जगह पे या तो आपने एक्ट को पढ़ा नहीं है और या फिर आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं, क्योंकि जब एक्ट यहाँ है, रखा है, सारी चीजें आपने पढ़ी है। पहली बात, आपने एक विषय कहा कि
रेवेन्यू केस रेवेन्यू अधिकारी के पास जाते हैं। कौन से केस मैं जिनकी बात कर रहा हूं? जो भूमि विवाद देते हैं। भूमि विवाद कौन से? लैंड बेचने हाँ, से, खरीदने से, या नहीं, इनके ऊपर कोई कब्जा कर ले उससे संबंधित केवल? केवल मत करो आप। केवल ये जो विवाद होते हैं वो जो रेवेन्यू में जाते हैं, जो भूमि के सीमा ज्ञान को लेकर विवाद होते हैं जी, सीमा ज्ञान को लेकर जो विवाद होते हैं उनका रिकॉर्ड वही है, इसलिए सीमा ज्ञान के विवाद का निस्तारण वो रेवेन्यू अधिकारी, रेवेन्यू बोर्ड करते हैं। बिल्कुल। ठीक अभी है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब मैं एक चीज इसी लेवल पे चल रहा हूँ, इसी लेवल की बात कर लेता हूँ। मेरा विषय पूरा होने दो। अब विषय यह है कि यहाँ भूमि की सीमा ज्ञान को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, इसलिए वहाँ रेवेन्यू बोर्ड में जाने की या रेवेन्यू अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू अधिकारी के पास जाने की है कि आपकी सीमा क्षेत्र के बाहर तो सब्जी ज़्यादा नहीं उगा दिया, बाहर की वो थोड़ी, तो वहाँ तो एग्रीमेंट फिक्स हो गया, तो वहाँ तो सिविल कोर्ट में आना चाहिए ना। अब तो क्राइम होगा, किसी का शोषण होगा या दोहन होगा, अब तो क्राइम होगा, तो क्राइम के लिए सिविल कोर्ट है। क्राइम किसको मानते हैं? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना क्राइम नहीं होता। अब यो तो परिभाषा देखिए, एक मिनट, परिभाषा यदि क्राइम उसको तो गैर मर्जी से कार्य हो जाता है। यदि आपसे राजी बाजी में कोई पिट ले ना, मुकदमा दर्ज नहीं करवाए तो कोई दिक्कत नहीं।